नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। आज हम भारतीय राजनीति के एक कह सकते हैं बेहद निर्णायक और अहम दौर पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, मतलब वो जो 2001 से लेकर 2014 तक का समय था। सही कहा। ये वो 13 साल थे जिन्होंने न सिर्फ गुजरात की आप कह सकते हैं सूरत बदली, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इनका गहरा असर पड़ा। हाँ बिल्कुल। और ये सफर देखा जाए तो एक बड़े संकट के बीच शुरू हुआ था और फिर आगे चलकर तीव्र आर्थिक विकास और शासन के एक जिसे कहते हैं खास मॉडल के तौर पर पहचाना गया। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है ये मुख्य रूप से जो उपलब्ध स्रोत हैं, जो जानकारी है उस पर आधारित है। इसमें खास तौर पर मोदी के गुजरात वर्ष, संकट, विकास और नेतृत्व जैसे जो विश्लेषण है उनसे मिली बातें शामिल हैं। अच्छा। हमारा मकसद यही है कि इस पूरे दौर को समझा जाए परत दर परत, कि वो शुरुआती चुनौतियां क्या थीं, फिर नेतृत्व का अंदाज कैसा रहा, विकास के लिए क्या रणनीति अपनाई गई और हाँ, किन विवादों या आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा वो भी देखेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा, स्रोतों में भी ये बात आती है कि ये देखना काफी अहम है कि कैसे गुजरात उस दौरान नीतिगत प्रयोगों की या शासन सुधारों की एक तरह से प्रयोगशाला बन गया। हाँ, एक लैब जैसा। हाँ, जिसके अनुभव बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। अक्टूबर 2001 जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पद संभाला, गुजरात के लिए वो समय बहुत मुश्किल था। बहुत ज्यादा मुश्किल। जनवरी 2001 में कच्छ में जो विनाशकारी भूकंप आया था, वो राज्य के इतिहास की शायद सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। जानमाल का भयानक नुकसान हुआ। हाँ, वो तस्वीरें आज भी याद है। बिल्कुल, हजारों घर, इमारतें सब मलबे में बदल गए थे और जो बुनियादी ढांचा था, खासकर कच्छ और आसपास के इलाकों में, वो तो जैसे खत्म ही हो गया था। स्रोत बताते हैं कि उस वक्त सिर्फ चीजें दोबारा बनाना ही चुनौती नहीं थी, लोगों का हौसला भी बुरी तरह टूट चुका था। हाँ, मनोबल पर बहुत असर पड़ा होगा। बहुत ज्यादा, और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी भारी दबाव था। तो मोदी जी के लिए ये सत्ता संभालते ही एक सीधी कह सकते हैं अग्नि परीक्षा थी। तो इस मुश्किल हालात में उनकी शुरुआती प्राथमिकताएं क्या रहीं? स्रोत क्या बताते हैं कि उन्होंने इससे कैसे हैंडल किया? कोई खास प्रशासनिक कदम जो उस वक्त लिए गए? देखिए, स्रोत बताते हैं कि शुरुआती फोकस तो जाहिर है राहत और पुनर्वास पर था। लोगों को बसाना, मदद पहुंचाना और साथ ही व्यवस्था को वापस पटरी पर लाना। ठीक है। लेकिन सिर्फ मलबा हटाना या घर बनाना ही नहीं, बल्कि वो जो एक प्रशासनिक सुस्ती या जड़ता होती है, उसे तोड़ने पर भी जोर था। एक बात जो सूत्रों में खास तौर पर नजर आती है वो है संकट प्रबंधन में एक तरह का हैंड्स ऑन अप्रोच, मतलब सीधे मामले में दखल देना। अच्छा, मतलब सीधे एक्शन लेना। हाँ, वो जो पारंपरिक नौकरशाही प्रक्रियाएं होती हैं उनसे थोड़ा हटकर सीधे जिला अधिकारियों से बात करना, जल्दी फैसले लेना और फिर ये भी देखना कि वो लागू हो रहे हैं या नहीं। तो ये तरीके उस समय नोट किए गए। कोशिश यही थी कि राहत के कामों में तेजी आए और लोगों का सरकार पर भरोसा वापस बने। और ये शुरुआती दौर एक तरह से उनकी जो प्रशासनिक शैली आगे बनी उसकी नींव रख रहा था। लेकिन ये शुरुआत मुश्किल थी और मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद 2002 में गुजरात ने सांप्रदायिक हिंसा का एक बहुत ही भयानक दौर देखा। ये उनके एक कार्यकाल का एक बेहद अंधकारमय अध्याय माना जाता है। हाँ, दुर्भाग्य से फरवरी-मार्च 2002 में गोधरा कांड के बाद जो सांप्रदायिक दंगे भड़के, वो गुजरात के आधुनिक इतिहास का एक बेहद दुखद और बहुत विवादास्पद पन्ना है, इस पे कोई शक नहीं। इन दंगों में बड़े पैमाने पर जानें गईं, माल का नुकसान हुआ और समाज में एक गहरी खाई सी बन गई। सूत्रों यही बताते हैं कि इन घटनाओं ने न केवल राज्यों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इन दंगों के बाद सरकार की भूमिका या प्रतिक्रिया पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर काफी तीखी आलोचना हुई। ये बात सूत्रों में दर्ज है। तो इसका उनके शासन पर और गुजरात की छवि पर क्या असर पड़ा? असर तो बहुत गहरा पड़ा। सूत्र बताते हैं कि 2002 के दंगों के बाद मोदी सरकार को मानवाधिकार संगठनों से, मीडिया के एक बड़े हिस्से से और कई देशों की सरकारों से भी गंभीर आलोचना झेलनी पड़ी। हाँ, आरोप लगे थे। बिल्कुल। आरोप यही लगे कि दंगों को रोकने में या तो वो नाकाम रहे या फिर उन्होंने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। इस दौर में, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, गुजरात और खुद मोदी जी को भी एक किस्म के राजनीतिक और कूटनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ा। अच्छा।
कई पश्चिमी देशों ने तो उनसे सीधे संपर्क भी सीमित कर दिए थे। तो ये उनके कार्यकाल का निसंदेह सबसे चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद दौर था। तो क्या इन घटनाओं और इतनी आलोचना के बाद, जैसा कि कुछ सूत्र इशारा करते हैं, उनकी प्राथमिकताओं में या शासन के फोकस में कोई बदलाव आया? हाँ, सूत्र इसी तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि 2002 के बाद के जो साल थे, उनमें शासन का पूरा जोर आर्थिक विकास पर शिफ्ट हो गया। निवेश कैसे लाया जाए, बुनियादी ढांचा कैसे मजबूत हो, प्रशासनिक काम कैसे बेहतर हो, इन सब पर ध्यान केंद्रित होता गया। ऐसा लगता है, जैसा कि विश्लेषणों में कहा जाया है, कि ये गुजरात की छवि को, मतलब दंगों से प्रभावित राज्य वाली छवि से बदलकर एक प्रगतिशील, निवेश के लिए अच्छी जगह, एक वाइब्रेंट राज्य के रूप में स्थापित करने की एक सोची समझी कोशिश थी। अच्छा, एक सचेत प्रयास। हाँ, सारी ऊर्जा जो है वो विकास के एजेंडे पर लगा दी गई। और यहीं से शायद उस कॉन्सेप्ट की बात शुरू होती है जिसे बाद में गुजरात मॉडल कहा गया। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम इसकी अलग अलग योजनाओं पर बात करें, सूत्रों के आधार पर ये गुजरात मॉडल है क्या असल में? इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है? इसका मूल विचार क्या था? अच्छा सवाल है। देखिए, सूत्रों के हिसाब से गुजरात मॉडल कोई एक अकेली योजना या स्कीम नहीं थी। ये एक पूरी, कह सकते हैं, व्यापक विकास की रणनीति थी। ठीक है। इसके केंद्र में कुछ खास बातें थीं। पहला, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, मतलब सड़कें, बंदरगाह, बिजली। दूसरा, उद्योगों को, खासकर बड़े उद्योगों और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत ही अनुकूल माहौल बनाना। इसमें जैसे लाल फीताशाही कम करना, जल्दी मंजूरी देना, ये सब शामिल था। ओके। तीसरा, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना, खासकर सिंचाई और पानी के प्रबंधन के जरिए। और चौथा, इन सब को मुमकिन बनाने के लिए एक मजबूत, निर्णायक और मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड शासन शैली अपनाना। नतीजे पर फोकस। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये आर्थिक विकास को सबसे ऊपर रखकर व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देकर राज्य की तरक्की को तेज करने का एक महत्वाकांक्षी प्लान था। चलिए, इसके कुछ प्रमुख हिस्सों पर थोड़ी और बात करते हैं। आपने बुनियादी ढांचे का जिक्र किया। किन क्षेत्रों में खास तौर पर काम हुआ जिसका जिक्र सूत्रों में मिलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस मॉडल की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सूत्रों में सड़कों की नेटवर्क के विस्तार का काफी जिक्र है। राज्य के हाईवेज को बेहतर बनाना, गांव की सड़कों को पक्का करना, ये सब शामिल था। ठीक है। बिजली के क्षेत्र में ज्योतिग्राम योजना का नाम बहुत आता है। इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। 24 घंटे बिजली। हाँ, दावा यही था कि इसके तहत गांवों को 24 घंटे 3 फेज बिजली दी गई, जिससे ना सिर्फ खेती के पंप चले बल्कि गांवों में छोटे मोटे उद्योगों को भी फायदा मिला। इसके अलावा बंदरगाहों का विकास और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZs बनाना, ये भी इसी रणनीति का हिस्सा था। बिजली और सड़कें तो ठीक हैं, लेकिन पानी तो गुजरात के लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। नर्मदा परियोजना तो काफी पुरानी है, लेकिन आपके कार्यकाल में इसका क्या हुआ, क्या खास हुआ? हाँ, नर्मदा नहर परियोजना का कार्यान्वयन और उसके पानी को सौराष्ट्र और कच्छ जैसे जो सूखे इलाके हैं वहां तक पहुंचाना, ये सूत्रों के अनुसार इस दौर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अच्छा। हालांकि ये प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था, ये सही है, लेकिन इसका जो वितरण नेटवर्क है उसको पूरा करने और पानी को खेतों तक पहुंचाने के काम में तेजी लाई गई, ऐसा कहा जाता है। पानी बचाने और प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया, जैसे चेक डैम बनाना, वाटरशेड विकास कार्यक्रम चलाना। इन कदमों ने, जैसा सूत्र बताते हैं, राज्य के कृषि परिदृश्य पर काफी अच्छा असर डाला। कृषि की बात आई है तो ये तो ठीक है कि औद्योगिक विकास पर जोर था, लेकिन क्या कृषि क्षेत्र के लिए भी कुछ खास पहलें हुई? जैसे वो कृषि महोत्सव वगैरह का जिक्र आता है, क्या वो वाकई प्रभावी थे जैसा सूत्र कहते हैं? हाँ, सूत्रों में कृषि महोत्सव का जिक्र एक खास पहल के रूप में आता है। इसका मकसद ये था कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, वो सीधे किसानों तक जाएं, उन्हें नई तकनीक, बेहतर बीज, मिट्टी की सेहत, इन सब के बारे में जानकारी दें। अच्छा, सीधे किसानों तक? हाँ, इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन जैसी जो पानी बचाने वाली तकनीकें हैं, उनको भी बढ़ावा दिया गया। हालांकि कुछ विश्लेषण ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या कृषि विकास की रफ्तार उतनी ही तेज थी जितनी औद्योगिक विकास की, या फिर फोकस कहीं बड़े उद्योगों पर ज्यादा तो नहीं था। लेकिन ये सच है कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए थे। और अब आते हैं उस पहलू पर जिसकी शायद सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उद्योग और निवेश।
वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन, ये तो काफी मशहूर हुए। हाँ, बहुत। सूत्रों के अनुसार इनका असली असर क्या था? क्या ये सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित थे या सच में निवेश आया भी? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट्स ये इस मॉडल का एक बहुत ही कह सकते हैं प्रमुख चेहरा बने। सूत्र बताते हैं कि इनका महत्व सिर्फ निवेश के आंकड़ों मतलब जो MOU साइन होते थे उनमें नहीं था। अच्छा, तो फिर किस में था? बल्कि गुजरात को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में था, एक ब्रांड बनाने में। हर 2 साल पर होने वाले इन आयोजनों ने, जैसा विश्लेषणों में कहा गया है, एक निरंतरता का संदेश दिया और निवेशकों के बीच गुजरात की जो प्रो बिजनेस छवि थी उसको मजबूत किया। इमेज बिल्डिंग। बिल्कुल। जहां तक वास्तविक निवेश का सवाल है तो सूत्र यही बताते हैं कि सारे MOUs हकीकत में नहीं बदले, जो कि ऐसे आयोजनों में स्वाभाविक भी है। हाँ, वो तो होता ही है। हाँ, लेकिन फिर भी इन समिट्स ने राज्य में औद्योगिक निवेश को एक बड़ा पुश जरूर दिया, खासकर जैसे ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में। और ये ब्रांड बिल्डिंग का भी एक बड़ा जरिया बना। ये तो हुई नीतियां और पहलें, लेकिन इन्हें लागू करने वाले नेतृत्व की शैली वो भी उतनी ही चर्चित रही। उन्हें अक्सर COO मुख्यमंत्री कहा जाता था। हाँ, ये टर्म काफी इस्तेमाल हुआ। तो सूत्रों के आधार पर इस उपाधि का मतलब क्या है और ये शासन में कैसे दिखता था? CEO मुख्यमंत्री का जो लेबल है, जैसा कि सूत्र बताते हैं, वो शासन चलाने के एक खास तरीके की तरफ इशारा करता है। इसमें सोच ये थी कि सरकार को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाया जाए। अच्छा, जैसे कोई कंपनी चला रहा हो। हाँ, बिल्कुल। मतलब स्पष्ट लक्ष्य तय करना, उन्हें हासिल करने के लिए टाइमलाइन बनाना, फिर प्रदर्शन को मापना और नतीजों के लिए जवाबदेही तय करना। गवर्नेंस के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया गया ताकि प्रक्रियाएं तेज हों, पारदर्शी हों, कुशल बने। हाँ। फाइलों का जल्दी निपटारा, बैठकों में समय की पाबंदी और जो नौकरशाह थे उनसे उम्मीद करना कि वो मैनेजरों की तरह परफॉर्म करें, ये सब इसी शैली का हिस्सा था। सूत्र ये भी बताते हैं कि उनका ध्यान छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ज्यादा रहता था, जिसे कुछ लोग माइक्रो मैनेजमेंट भी कहते थे। तो इस CEO शैली की प्रभावशीलता और इसकी सीमाओं के बारे में सूत्र क्या कहते हैं? क्योंकि इसकी तारीफ भी हुई और आलोचना भी हुई। हाँ, बिल्कुल। सूत्रों में दोनों बातें दर्ज हैं। तारीफ इस बात के लिए की जाती है कि इस स्टाइल ने फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज किया, प्रोजेक्ट्स को लागू करने में रफ्तार आई और राज्य प्रशासन में एक तरह का अनुशासन और रिजल्ट पर फोकस करने वाला कल्चर बना। जैसे कि बड़े प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा होना। हाँ, बिल्कुल। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा होना या प्रशासनिक सुधारों को लागू करना, ये इसकी प्रभावशीलता के उदाहरण के तौर पर दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूत्र आलोचनाओं का भी जिक्र करते हैं। सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि यह शैली बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड थी। मतलब सारी ताकत एक जगह। हाँ, यानी सत्ता और फैसले लेने की शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में ही केंद्रित हो गई थी। इससे ये कहा गया कि कैबिनेट के जो दूसरे मंत्री थे या नौकरशाही के निचले स्तर थे, उनकी स्वायत्तता कम हुई और नीतियां बनाने में व्यापक सलाह मशवरे की कमी रही। कुछ विश्लेषणों में इसे लोकतंत्र के लिए थोड़ा अनहेल्दी भी बताया गया। तो इन 13 सालों के शासन, इस विकास मॉडल और नेतृत्व शैली का अगर हम 2014 तक का कुल नतीजा देखें तो वो क्या निकला? गुजरात के इस अनुभव ने राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया? 2014 तक आते आते गुजरात में मोदी जी का जो कार्यकाल था वो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का एक मजबूत आधार बन चुका था। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये तो स्पष्ट था। सूत्र साफ दिखाते हैं कि गुजरात मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर विकास, सुशासन और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश किया गया। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात ने औद्योगिक विकास, बिजली उत्पादन, कृषि विकास दर ऐसे कई पैमानों पर काफी प्रभावशाली प्रगति दर्ज की। हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते थे। बिल्कुल, जिसने उसे भारत के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक बना दिया। ये प्रदर्शन उनकी विकास पुरुष वाली छवि के साथ मिलकर 2014 के लोकसभा चुनावों में उनके प्रधानमंत्री पद के अभियान का मुख्य आधार बना। गुजरात को एक सफल प्रयोगशाला की तरह पेश किया गया, जिसके नतीजों को पूरे देश में दोहराने का वादा किया गया था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, जो हमने स्रोतों के आधार पर की, तो इस महत्वपूर्ण दौर से मुख्य सबक या निष्कर्ष क्या निकलते हैं?
कुछ मुख्य बातें हैं जो उभर कर आती हैं। पहला, एक गंभीर प्राकृतिक आपदा और उसके बाद के सामाजिक राजनीतिक संकट से उभरकर राज्यों को विकास के रास्ते पर वापस लाने की क्षमता का प्रदर्शन। वो वापसी। हाँ। दूसरा, एक क्षेत्रीय नेता का राष्ट्रीय कद हासिल करना, जिसमें विकास और शासन का एक खास मॉडल उनकी पहचान बना। तीसरा, गुजरात मॉडल के जो मूल तत्व थे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, निवेश, कृषि और कुशल प्रशासन पर एक साथ फोकस। ठीक है। चौथा, नेतृत्व शैली की बहस, जिसमें प्रभावशीलता भी है और केंद्रीकरण का सवाल भी है। और आखिर में ये दौर लचीलापन, एक रणनीतिक दृष्टि और बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, उसके अध्ययन का एक केस प्रस्तुत करता है। वाकई ये एक ऐसा दौर था जिसने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत की राजनीति और शासन पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। इस पर विचार करना वाकई महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से, और ये हमें आगे सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है। हाँ, जरूर। कि ये जो गुजरात मॉडल था, जिन सिद्धांतों पर ये आधारित था, क्या वो सिद्धांत यूनिवर्सल हैं? क्या उन्हें किसी भी अलग सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक माहौल में लागू करके वैसे ही नतीजे पाए जा सकते हैं? अच्छा सवाल है। या फिर इस मॉडल की सफलता में गुजरात की जो खास परिस्थितियां थीं, उस वक्त का जो समय था और जो नेतृत्व था, उसका कितना बड़ा योगदान था? इस पर आगे भी सोचा जा सकता है।